हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पॉटर्स की थ्योरी। हम लोग टोटल 5 थ्योरी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको पहले के वीडियोस में बताया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों पर्सन सेम है या फिर ये पांचों थ्योरी जो पॉटर्स ने दी है वो सिंगल पर्सन है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो अलग अलग लोग हैं जिनका जो लास्ट नेम वो पॉटर है। तो ये माइकल यूजीन पॉटर है जिन्होंने ये 4 थ्योरीज दी है, और ये लाइमन डब्ल्यू पॉटर है जिन्होंने मोटिवेशन थ्योरीज दी है। तो दो लोग हैं यहाँ पे अलग अलग। तो हम लोग ये टोटल 5 थ्योरीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो हम लोगों ने यहाँ पे मोटिवेशन की ढेर सारी थ्योरीज पढ़ी है, जिसमें से आपको याद होगा एक व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी मोटिवेशन की। तो उसी थ्योरी पे बेस्ड है ये पॉटर लॉलर मॉडल ऑफ मोटिवेशन। तो इसको किसने दिया था? तो लाइमन डब्ल्यू पॉटर ने दिया था और एडवर्ड ई लॉलर ने दिया था। तो ये डेवलप कब हुआ था ये मॉडल? तो 1968 में। अब ये थ्योरी किस तरह से एक्सटेंडेड वर्जन है व्रूम्स की थ्योरी का, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे आपको पता ही होगा व्रूम्स के थ्योरी में भी हम लोग क्या चीज़ के बारे में बात करते थे? रिवॉर्ड के बारे में, एफर्ट के बारे में, सेटिस्फैक्शन के बारे में। क्या था फॉर्मूला? तो मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी इंटू वैलेंस। वैलेंस मतलब क्या था कि रिवॉर्ड आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इस थ्योरी में भी इसी तरह का आप देखोगे। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसको समझने के बाद आपको ये जो थ्योरी है वो समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या कहते हैं ये कि जो एफर्ट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक फादर है एंड उसका एक सन है, या मतलब उसका बेटा है। तो वो जो फादर है वो अपने बेटे को बोलते हैं कि तुम मेरे लिए मेरा जो कार है वो प्लीज साफ कर दो। अब वो जो बेटा है वो बोलेगा कि मुझे इसके बदले क्या मिलेगा, क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो उस जो लड़के ने वो अपने माइंड में ये सेट कर लिया है कि अगर मैं कार साफ कर देता हूँ तो मुझे मेरे जो फादर है वो चॉकलेट ला के देंगे। तो उसने एक रिवॉर्ड मन में सोच लिया है। अब फादर जो है वो बोलेंगे ठीक है तुम कार साफ कर दो तो तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगा। तो अब क्या हुआ, जो उसने परसीव्ड किया, वो जो अवार्ड के बारे में प्रोबेबिलिटी उसने सोचा, वही उसके फादर ने भी कंफर्म किया कि हाँ तुम्हें ये मिलेगा अगर तुम कार साफ कर देते हो। तो अब वो रेडी हो जाएगा एफर्ट डालने के लिए। ठीक है मैं कर देता हूँ कार साफ। तो अब जो एफर्ट डालना है उसको, वो किस लिए डाला उसने कि हाँ मुझे चॉकलेट मिलने वाला है। तो रिवॉर्ड जो मिलने वाला है उसके कारण उसने यहाँ पे एफर्ट डाला। एफर्ट डालने की वजह से परफॉर्मेंस आएगा। अब परफॉर्मेंस जो आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली एफर्ट पे तो डिपेंड करता ही है कि हाँ चलो एफर्ट जितना डालेगा उतना ही। लेकिन एफर्ट कोई भी इंसान का अलग अलग होता है। क्यों? तो सबकी एबिलिटीज अलग होती है, ट्रेड्स अलग होती है, रोल परसेप्शंस अलग होते हैं। तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस रिजल्ट भी आएगा। अब परफॉर्मेंस जब आपका कंप्लीट हो गया, कार साफ हो गया है उसका, तो अब जो है उसको कोई भी काम आपका जब कंप्लीट होता है तो आपको उससे क्या होता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपको उससे और क्या मिलता है? खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है। तो ये जो अंदरूनी खुशी है या अंदरूनी रिवॉर्ड इसको आप कह सकते हो, उसको इंट्रिंसिक रिवॉर्ड कहते हैं। यहाँ पे दो तरह का रिवॉर्ड है, एक है इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, एक है एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। जो अंदर से आपको खुशी मिल रही हो, प्लेजर मिल रहा हो, इसको हम लोग इंट्रिंसिक रिवॉर्ड कहते हैं। और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड मतलब जो आपको चॉकलेट मिलने वाला है, जो बाहरी रिवॉर्ड है, जो चॉकलेट मिलेगा वो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड आपका हो जाएगा। अब जो सेटिस्फैक्शन है वो आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो आपने रिवॉर्ड सोचा था वही आपको मिल रहा है, इक्विटेबल मिल रहा है, फेयर मिल रहा है कि जो सोचा था वही मुझे मिल रहा है। इसी वजह से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो कि जो एफर्ट है एंड सेटिस्फैक्शन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। डायरेक्ट एफर्ट से एफर्ट इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन हम लोग नहीं कह सकते। क्यों? तो उसके बीच में इतनी सारी चीजें आ रही है। यहाँ पे आपको दो थ्योरीज मर्ज मिल रहे होंगे। एक व्रूम की थ्योरी जो पहले हम लोगों ने बात किया हुआ था,
एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, एक्सपेक्टेंसी हो गया। इंस्ट्रूमेंटैलिटी मतलब उस जो आपने एक्सपेक्ट किया था उसके बाद जो आप परफॉर्म कर रहे हो, मतलब एफर्ट डाल रहे हो, तो वो इंस्ट्रूमेंटैलिटी हो गया। और बैलेंस मतलब हो गया जो काम करने के बाद आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो फेयर है या नहीं, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो मिल रहा है या नहीं। ये व्रूम का थ्योरी हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्विटेबल रिवॉर्ड। तो ये कौन सा थ्योरी बताता है, तो याद है हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इक्विटी थ्योरी, जो जे स्टैशी एडम ने दिया हुआ था। उसमें क्या कहा गया था कि जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं और जो आउटपुट हमारा आ रहा है वो इक्विटेबल होना चाहिए, कि इक्वल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है कि जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो फेयर होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, तभी जाके सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो पॉटर एंड लॉलर मॉडल ये हमें एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बताता है मोटिवेशन का, कि एक वर्क प्लेस पे किस तरह से इंटीग्रेट किया जा सकता है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को और इक्विटी थ्योरी को, एंड ये अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है। यहाँ पे मैनेजर को ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ऐसा क्या रिवॉर्ड दे जो इक्विटेबल हो, फेयर हो, एंड जो मेरा एम्प्लॉय है वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसको वैसा ही रिवॉर्ड मिले, ताकि वो उतना एफर्ट डाले और उसकी परफॉर्मेंस वैसी हो और उससे ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हो और उसको भी सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, तो ये थ्योरी ऐसे ही बताता है कि कैसे मोटिवेट करना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट थ्योरी पे मूव करेंगे। पॉटर्स 5 फोर्सेस ऑफ कॉम्पिटिटिव पोजीशन। इससे पहले जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था वो लाइमन पॉटर की थ्योरी थी, और ये जो थ्योरी है ये दिया है माइकल ई पॉटर ने, यूजिन पॉटर ने। तो ये कब आया था, तो 1979 में आया था। इसमें इन्होंने 5 फोर्सेस बताए हैं जिससे कि जो है एक इंडस्ट्री, एक फर्म जो है वो कोप कर सकता है कंपटीशन से। मतलब एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपको नाम से पता चल रहा होगा, कॉम्पिटिटिव पोजीशन को अचीव कर सकता है। आपको पता ही होगा कि एक मार्केट में जब कोई भी फर्म काम करता है तो वहाँ पे ढेर सारा कंपटीशन रहता है उसका। अब उसमें से वो आउटस्टैंड कैसे करे, वो अच्छा परफॉर्म कैसे करे, उस कॉम्पिटिटिव पोजीशन को कैसे वो अचीव कर सके, वो ये 5 फोर्सेस के थ्रू पॉटर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पॉटर यहाँ पे क्या कहते हैं कि द एसेंस ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज कोपिंग विथ कंपटीशन। मतलब क्या हुआ, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन जो हम लोग करते हैं इंडस्ट्री फर्म के लिए, वो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका प्ले होता है, तो कैसे हम कंपटीशन को ओवरकम कर सके या कोप कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे 5 फोर्सेस क्या है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे, और इसी 5 फोर्सेस के थ्रू जो है इंडस्ट्रीज जो है वो अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकता है एंड उस पर वर्क करके और अच्छे पोजीशन पे जा सकता है। तो फर्स्ट क्या है, थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रांस। थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रांस मतलब जब इंडस्ट्री में न्यू इंट्रांस मतलब क्या हो गया, न्यू कंपनीज, न्यू फर्म्स वगैरह जो आती है उस पे क्या रोक टोक है, क्या पाबंदी है, इस पे डिपेंड करेगा कि कंपटीशन कैसा है। तो कैसे हम लोग इसको समझेंगे, तो फर्स्ट है, मान लो कि गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज ऐसे इम्पोज करके रखी है जिससे क्या है कि जो न्यू कंपनीज है उससे बहुत सारी लाइसेंसिंग करनी पड़ रही है, बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन के थ्रू जाना पड़ रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा, न्यू कंपनीज कम एंटर करेगी, तो जो ओल्ड कंपनीज है उसको इससे फायदा मिलेगा कि जब न्यू कंपनीज आएगी नहीं तो कंपटीशन और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि न्यू कंपनीज में भी हो सकता है न्यू आइडियाज के साथ आए, न्यू पॉलिसीज के साथ आए जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। लेकिन ओल्ड कंपनीज के लिए तो वो बेनिफिशियल नहीं होगी, वो उनके लिए क्या होगी, न्यू कंपटीशन होगी। तो दो चीजें यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि एक है कि अगर मान लीजिए कि ज़्यादा आपका बैरियर रहा तो न्यू कंपनीज कम एंटर करेगी, और कम बैरियर रहा तो कंपनीज ज़्यादा एंटर करेगी। तो कौन सा फायदेमंद है कि ज़्यादा बैरियर रहे, ताकि यहाँ पे न्यू कंपनीज जो है, जो चल रहा है मार्केट उसको डिसरप्ट ना करे और जो रिड्यूस ना करे ओल्ड कंपनीज के प्रॉफिट को। ये हो गया थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। नेक्स्ट क्या है फोर्सेस कॉम्पिटिटिव पोजीशन का, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई।
बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई मतलब एक सप्लायर किस पोजीशन में है कि वो आपसे बार्गेन कर सके कि मैं जो प्राइस मैं आपको दे रहा हूँ आपको उसी में लेना पड़ेगा। ऐसा कब होता है? जब एक मार्केट में कम सप्लायर रहते हैं। मान लो कोई प्रोडक्ट है, जैसे सॉल्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। सॉल्ट की टाटा सॉल्ट जो है, तो मान लो पहले सिर्फ टाटा सॉल्ट था, ठीक है, तो एक ही आपका सप्लायर है। अब टाटा सॉल्ट जो है वो जो भी दाम फिक्स करेगा, जो भी प्राइस फिक्स करेगा, आपको उसमें लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कहाँ जाओगे, क्योंकि कोई और सप्लायर तो है नहीं। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि फ्यू सप्लायर जब रहते हैं तो क्या होता है कि वो एक अपना मोनोपोली बना सकते हैं, या आप कह सकते हो कि अपना जो पावर है वो शो कर सकते हैं, बार्गेन पावर शो कर सकते हैं कि नहीं आपको इसी प्राइस में लेना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे जब सप्लायर ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या कहेगा बिजनेसमैन कि नहीं, तुम मुझे जो रॉ मटेरियल है वो जो प्राइस पे दे रहे हो मैं तुमसे क्यों लूँगा, तुम जब ज़्यादा प्राइस पे दे रहे हो तो मैं किसी और सप्लायर के पास चला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे सप्लायर से तुम नहीं दोगे तो कोई और दे देगा मुझे। तो इस तरह से क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर हम लोग देखते हैं। तो ओल्ड कंपनीज जो है वो ये चाहती है कि सप्लायर ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि अगर मुझे एक से कम में माल नहीं मिल पा रहा है तो मैं किसी और से खरीद लूँ, ठीक है। जब बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होता है सप्लायर का तो इन कंपनीज की जो है मतलब प्रॉफिट कम हो जाती है, प्राइस उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो ये याद रखना है। थर्ड है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। इससे पहले हम लोगों ने देखा था बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, इसमें हम लोग देखेंगे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर क्या है? जब मान लो कि बहुत सारे बायर्स मार्केट में हो आपके प्रोडक्ट के लिए, एंड आपका प्रोडक्ट जो है वो उसी तरह का सिमिलर प्रोडक्ट और भी अवेलेबल हो मार्केट में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर आप सही प्राइस नहीं दोगे या ज़्यादा प्राइस अगर रखोगे अपने प्रोडक्ट का, तो हो सकता है कि बायर शिफ्ट कर जाए दूसरे प्रोडक्ट पे, तो ये हमेशा डर बना रहता है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हो सकती है, बायर बहुत ज़्यादा है, बायर की जो मूवमेंट है वो फ्रीक्वेंट हो सकती है, अगर फ्रीक्वेंट मूवमेंट हो कि वो कैसे भी थोड़ा सा भी कुछ प्राइस बढ़ा और वो मूव कर गए दूसरे प्रोडक्ट पे जो सिमिलर काइंड की हो, तो ये एक जो कंपनी है इस पे प्रेशर बना हुआ रहता है कि लोअर प्राइस पे वो अपना सामान बेचे। तो इसी वजह से अगर बायर्स की बार्गेनिंग पे पावर ज़्यादा होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है कंपनी का, वो हायर प्राइस पे अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाती है। और जब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर कम रहता है तो कंपनीज जो है वो अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकती है एंड प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न कर सकती है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। फोर्थ नंबर है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अब सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है? एक प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेप्सी एंड कोको कोला। पेप्सी एंड कोको कोला जब भी हम लोग जाते हैं दुकान पे, मान लो दुकानदार से मैंने पूछा कि कोको कोला है आपके पास, तो उसने कहा कि नहीं आज तो पेप्सी है या माजा है, तो आप उसमें से कुछ एक ले लो, कोको कोला तो है नहीं, तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मतलब कोल्ड ड्रिंक में आपके पास 2-4 ऑप्शंस अवेलेबल है, तो एक नहीं मिलता है तो आप दूसरे पे शिफ्ट कर जाते हो। तो क्या हो जाता है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए ये एक थ्रेट की तरह है कि अगर हम सही परफॉर्मेंस ना दे, सही प्राइस ना दे, तो कस्टमर उस दूसरे प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा एंड वो स्विच कर जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से सब्स्टिट्यूट्स जो है एक थ्रेट की तरह देखा जाता है। जो एग्जिस्टेंस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो रिप्लेस हो सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स से। इसी वजह से जो कंपनीज है उनको अपना प्राइस, अपना परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है कंपेयर टू देयर सब्स्टिट्यूट्स। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है कॉम्पिटिटिव राइवलरी। तो इसमें क्या है, अगर एग्जिस्टिंग कंपनीज में हमेशा हाई कंपटीशन रहता है तो क्या हो जाता है, प्राइस वार होने लगता है एक दूसरे के साथ, मार्केटिंग बैटल्स होने लगते हैं, प्रोडक्ट इनोवेशंस होंगे, कोई आज प्रोडक्ट इनोवेट कर रहा है, कोई दूसरा प्रोडक्ट और इनोवेट करने लगेगा, और इस वजह से क्या हो जाता है कि प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है ओवरऑल, मतलब सिर्फ एक कंपनी की नहीं दूसरी कंपनी की भी। अब वो कैसे होता है ये देखिए, जब इनोवेशन होता है तो इस पे कॉस्ट लगता है, जो इनोवेट आप करोगे उसमें आप कॉस्ट अपना पुट करोगे,
तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का जो पैसा है वो उसी में लग जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग और कंपनीज है जिसने इनोवेशन अभी तक नहीं किया है उसकी तो लो होगी ही, क्योंकि जो बायर्स हैं वो न्यू इनोवेशन की तरफ जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखने जाओ तो जो कंपनी इनोवेट कर रही है और जो कंपनी नहीं कर रही है, सबको ओवरऑल प्रॉफिट में रिडक्शन दिखने को मिलेगा ही। इस वजह से जब हाई कंपटीशन रहता है मार्केट में तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की लो हो जाती है। तो उससे कोप अप करने के लिए आपको स्ट्रैटेजीज बनाना पड़ता है। एक फर्म को इन पांचों चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। इन पांचों चीजों को अपने माइंड में रख के अगर वो स्ट्रैटेजीज बनाए तब जाके वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकता है एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में। नहीं तो क्या होगा, वो पीछे ही रह जाएगा एंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज आगे रह जाएगी। उसे पहले सोचना पड़ेगा कि अगर न्यू कंपनीज की एंट्री होती है तो हम उसको कैसे कोप अप करें। अगर मेरे पास सप्लायर्स कम है तो हम कहीं और से सप्लायर्स और खोजे और अच्छा मतलब कि सब्स्टिट्यूट खोजे, कि ताकि क्या हो जाएगा कि बार्गेनिंग पावर सप्लायर की ज़्यादा ना रहे और हम प्रॉफिट भी कमा सके। बायर्स की बार्गेनिंग पावर भी आपको बार्गेनिंग पावर से भी आपको कोप अप करना पड़ेगा। आपको ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट पेश करना पड़ेगा जिससे वो बार्गेन ना कर पाए कि फिक्स करो प्राइस या कम करो प्राइस, ऐसा कुछ ना कर पाए। फिर सब्स्टिट्यूट्स जो आपके मार्केट में अवेलेबल है, आपके प्रोडक्ट जैसा ही दूसरा प्रोडक्ट है, आप उससे बेस्ट कैसे हो, आपको वो चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर जो हाई कंपटीशन अगर मार्केट में चल रहा है तो आपको किस तरह से स्टेबल रहना है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपकी क्या कॉस्ट स्ट्रैटेजीज रहेगी वो आपको देखना पड़ेगा। तो इन्हीं 5 चीज़ों को अगर ध्यान में रख के स्ट्रैटेजीज बनाया जाए तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है किसी भी फर्म को। इस थ्योरी में यही बताया गया है। फर्स्ट, जेनरिक स्ट्रैटेजी। अब ये भी किसने दिया है, तो माइकल पॉटर ने दिया है। तो माइकल पॉटर ने यहाँ पे कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिसके थ्रू एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिमिलर टू प्रीवियस वन, उसमें भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बताया जा रहा था, इसमें भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बताया जा रहा है, स्ट्रैटेजीज बताई जा रही है। तो याद रखना है माइकल पॉटर्स की थ्योरी जो है वो लगभग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस से रिलेटेड ही है। इसमें आपको फंडामेंटल फ्रेमवर्क ऐसे बताया गया है, उस पे 3 ब्रॉड वेज जो है वो डिफाइन किया गया है, जैसे कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और फोकस। ये तीनों को फोकस में रह के किस तरह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन किया जा सकता है ये थ्योरी उस बारे में बताता है। इससे पहले वाले में हम लोगों ने क्या कहा था कि 5 तरह का चीज था जिस पे हम लोग फोकस करते थे। जेनरिक स्ट्रैटेजीज में हम लोग 3 तरह की चीज पे फोकस करेंगे। अब इसको डेप्थ में देखते हैं कि क्या है। ये मॉडल 2 डिवीजन बनाता है। फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव स्कोप एंड सेकेंड इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। 2 तरह का कॉम्पिटिटिव स्कोप होता है, एक ब्रॉड स्कोप, एक नैरो स्कोप। मतलब मान लो एक फर्म है तो वो अगर बड़े टारगेट को फोकस करे, बड़े मार्केट को फोकस करे तो उसको ब्रॉड स्कोप कहते हैं। और नैरो स्कोप मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट ले ले, जैसे फॉर एग्जांपल गुची वगैरह हुआ, तो वो क्या हुआ, लग्जरी प्रोडक्ट्स रखते हैं और एक रिच सेक्शन को या रिच सेगमेंट को ही फोकस करते हैं, तो वो क्या हो गया, नैरो स्कोप। ब्रॉड स्कोप हो गया आपका, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लीजिए जो सब पे डिपेंड करे, सॉल्ट का ही ले लेते हैं, ब्रॉड स्कोप है, वो सबको यूज करता है, ब्रॉड मार्केट है उसका, ऐसा कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट पे वो लोग फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि सॉल्ट सबको यूज करते हैं। तो ये ब्रॉड स्कोप है। नैरो स्कोप आपको समझ में आ गया होगा कंपटीशन स्कोप का। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का क्या है, तो लोअर कॉस्ट या डिफरेंशिएशन, या 2 चीज आप यूज कर सकता है एक फर्म या कंपनी, या तो अपने प्रोडक्ट्स को अपने कॉम्पिटिटर से लोअर प्राइस में बेचे तो जितने भी बायर से आपसे खरीदेंगे, या तो वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो सबसे ज़्यादा यूनिक हो ताकि लोग सिर्फ आपके प्रोडक्ट को ही खरीदें। तो 2 चीज हो गया, या तो लोअर कॉस्ट रखे या तो डिफरेंशिएशन रखे, मतलब यूनिकनेस रखे अपने प्रोडक्ट में। और ये दोनों सब कैटेगरीज जो है दोनों की, वो एक 4 फील्ड मॉडल क्रिएट करता है। क्या चीज के लिए, तो कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन और 2 फोकस एरिया
जो कि फोकस करते हैं किस पे, कॉस्ट फोकस पे और डिफरेंस फोकस पे। यहाँ पे दिख रहा होगा कॉस्ट फोकस पे और डिफरेंस फोकस पे ये डिपेंड करता है। अब ये जो उन्होंने 3 स्ट्रैटेजीज बताई थी, वो 3 स्ट्रैटेजीज क्या क्या है। तो कॉस्ट लीडरशिप, फर्स्ट चीज है कॉस्ट लीडरशिप रखे, मतलब लो कॉस्ट प्रोड्यूस करे। अब लो कॉस्ट कैसे वो रख सकते हैं, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का यूज करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को एक साथ प्रोड्यूस करना, जिससे कि जो ओवरऑल जो एक प्रोडक्ट की प्राइस है वो घट जाती है। जब भी कोई जगह पे प्रोडक्शन होता है और बल्क में प्रोडक्शन जब होता है, तो जो पर पैकेजिंग प्राइस हो जाती है, पर प्रोडक्ट प्राइस हो जाती है, वो घट जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अपने प्रोडक्ट की प्राइस घटा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है वालमार्ट की। वालमार्ट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बहुत लो कॉस्ट में मिल जाते हैं, जिस वजह से जो है बायर्स अट्रैक्ट होते हैं। तो कॉस्ट लीडरशिप मतलब कॉस्ट पे अपना लीडरशिप क्या कर सकते हो, मेंटेन करना। ठीक, डिफरेंशिएशन मतलब हो जाता है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं मार्केट में, उसमें से आपका प्रोडक्ट कैसे यूनिक होगा वो आपको बनाना है। मतलब अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाना है ताकि वो एक पोजीशन आप हेल्ड कर सको, कि आपसे कोई भी compete ना कर सके, क्योंकि लोग आपके प्रोडक्ट का इस यूनिकनेस के वजह से ही खरीद रहे हैं। अगर वही यूनिकनेस किसी और में भी आ जाएगा तो फिर वो चेंज हो सकता है। तो किस तरह से आपको यूनिकनेस मेंटेन करना है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है फोकस। एक फोकस बनाना, एक सेगमेंट पे फोकस करना। कभी भी आप अगर देखते हो कि लार्ज ये पे फोकस करते हो तो आप ठीक तरह से वर्क नहीं कर पाते हो। उसी तरह कंपनीज पे भी है कि एक अगर सेगमेंट उन्होंने पकड़ लिया तो वो उस पर फोकस रहेंगे, बायर्स के नीड को समझेंगे और उस तरह से प्रोडक्शन करेंगे, डिलीवरी सिस्टम बनाएंगे, या फिर उस पर और ज़्यादा रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से मतलब नीश मार्केटिंग आप समझ सकते हो, नीश, अपना निश चूज करना कि ये मेरा फोटे है, मैं इसी पे वर्क करूँगा। गुची का एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था कि उन्होंने रिच सेगमेंट को टारगेट किया एंड उसी के लिए वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फोकस स्ट्रैटेजी हैज 2 वेरिएंट्स। 2 वेरिएंट होते हैं फोकस स्ट्रैटेजी, कि फोकस 2 चीज पे रख सकते हैं, या तो कॉस्ट पे आप रखो या तो डिफरेंशिएशन पे रखो। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज हम लोगों ने क्या कहा कि सेगमेंट चूज कर लो। अब फोकस क्या चीज पे डालो कि आपको किस तरह का कॉस्ट रखना है। फॉर एग्जाम्पल गुची जब कॉस्ट रखती है तो गुची की जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो बहुत हाई कॉस्ट की होती है, क्योंकि वो रिच सेगमेंट को उन्होंने टारगेट किया है। अब उसकी जगह पे अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो डे टू डे यूज के लिए हो और मतलब लोअर सेगमेंट को वो लोग टारगेट करे, तो आपको लो प्राइस रखनी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेगमेंट चूज कर रहे हो। डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट किस तरह से उस बायर के लिए एकदम अलग है, अनयूजुअल नीड को पूरा कर रहा है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज हो गया। तो टोटल स्ट्रैटेजीज यहाँ पे हम लोगों ने 3 पढ़ी, एक कॉस्ट लीडरशिप है, एक डिफरेंशिएशन है और एक आपको फोकस रखना है। यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन भी है इस थ्योरी की। क्या है कि अगर कोई कंपनी हर एक जेनरिक, जो अपने 3 जेनरिक स्ट्रैटेजीज पढ़ा, वो सारे को फॉलो करने लगे, मतलब कंपनी ये सोच ले कि मुझे कॉस्ट लीडरशिप भी चाहिए, मुझे डिफरेंशिएशन भी चाहिए, मुझे फोकस भी होना है, तो वो एक मिडिल में स्टक हो जाएगी और कहीं फेल हो जाएगी कि कुछ भी अचीव करने में उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। हाँ, वो सरवाइव कर जाएगी एंड कम्पीट डिसएडवांटेज में उतनी नहीं रहेगी, लेकिन जो प्रॉफिट उसे मिलना चाहिए उतनी प्रॉफिट उसे नहीं हो पाएगी। वो क्या हो जाएगा, एक स्टक हो जाएगा एक मिडिल में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे पॉटर कहते हैं कि कोई एक स्ट्रैटेजीज को चूज करे ताकि आपको एडवांटेज मिल सके और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप आउटस्टैंड कर सके। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन था। नेक्स्ट देखते हैं पॉटर्स डायमंड थ्योरी ऑफ नेशनल एडवांटेज। इससे पहले हम लोगों ने 2 थ्योरीज पढ़ा, जिसमें फर्स्ट वाला थ्योरी जो था जिसमें हम लोगों ने 5 एलिमेंट्स पढ़ा था जिससे जिससे एडवांटेज मिल सके कॉम्पिटिटिव। फिर 3 स्ट्रैटेजीज पढ़ा, उसमें भी नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में बात किया गया था। ये भी थ्योरी माइकल पॉटर ने ही दिया है। मैंने पहले भी कहा था कि जितनी भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी है वो माइकल पॉटर ने दिया हुआ है। और इसमें इस थ्योरी में ये बताया गया है कि किस तरह से हम नेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि डोमेस्टिक कंपनी जो है अगर
इंटरनेशनल मार्केट में जाती है तो उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिल सकता है, क्या एलिमेंट्स है जिस पे अगर हम फोकस करें तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनको मिलेगा। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये 4 टोटल फैक्टर्स हैं जिस पे हम लोग फोकस करेंगे। फर्स्ट है फैक्टर कंडीशन। हर नेशन के पास रिसोर्सेज अलग अलग होती है, कोई किसी चीज में रिच होता है, कोई किसी चीज में रिच होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप जापान की बात करें तो उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजीज है, वो बल्क में प्रोडक्शन वगैरह कर सकते हैं, या फिर जो भी उनकी रिसोर्सेज रहती है उसके हिसाब से वो अपना प्रोडक्शन देखेंगे। फॉर इंडिया के लिए, इंडिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज अच्छी है, तो यहाँ पे उस हिसाब से वो लोग उस चीज का फायदा उठाएंगे। मतलब जिस भी कंट्री के पास जो भी रिसोर्सेज है उसको यूज करना है अच्छे से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज आप कह सकते हो। अब किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेज अच्छी हो सकती है, किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सकता है, किसी के पास स्किल लेवल हो सकता है, किसी के पास कैपिटल अच्छा हो सकता है। तो compete करने के लिए वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से यूज कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिमांड कंडीशन। अब किसी भी नेशन में जिस तरह का डिमांड होता है उसी तरह का प्रोडक्शन किया जाता है। अगर किसी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की जो पब्लिक है या बायर्स है वो ऐसे रहे कि इनोवेटिव प्रोडक्ट खोजेंगे, तो जो सप्लायर है, मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फर्म्स, वो भी अपना इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस करेगी एंड ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट वहाँ पे बनाएगी और देगी, जिस वजह से क्या हो जाएगा, उन्हें ये एक हो जाएगा ना कि हाँ मेरे पास इतना इनोवेशन हो रहा है, इतना अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है, तो उनको ये एडवांटेज इंटरनेशनली भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपकी डोमेस्टिक कंपनीज नहीं रहेगी बल्कि इंटरनेशनली बहुत सारे देश के जो फर्म्स हैं वो रहेंगे और अपने अपने इनोवेशंस के साथ वहाँ पे रहेंगे, तो वो compete करने में आपको एक हेल्प मिलेगा। कोई भी चीज़ जब आप पहले घर पे प्रैक्टिस करते हो एंड देन बाहर जाते हो तो वो आपको वो हेल्पफुल होता है। ठीक इसी तरह फर्म के पास भी वही चीज़ एडवांटेज है कि अगर डोमेस्टिक मार्केट में अगर वो एक बार कंपटीशन को समझे, एक बार डिमांड को समझे और इनोवेशन पे फोकस करे, तो वो एडवांटेज उसको इंटरनेशनली भी वहाँ पे जाके देखने को मिलेगा। क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, इनोवेशन करेंगे, ठीक है। थर्ड वन इज रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज जो भी है यहाँ पे compete करेंगे अपने ही डोमेस्टिक मार्केट में, एंड उनका जो बेनिफिट मिलेगा, सक्सेस मिलेगा सेम एरिया में, तो आप उससे कुछ सीख पाओगे एंड उसी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो कॉम्पिटिटिव वे एडवांटेज के रूप में जब आप इंटरनेशनली आप उस फील्ड में जाओगे। आप उस स्ट्रैटेजीज को यूज़ कर सकते हो, कंपनी से सीख सकते हो, सपोर्ट यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज की वजह से भी आपको एक नेशनल एडवांटेजेस मिल सकता है। नेक्स्ट है फर्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। अब अगर आपका जो मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव रहा तो आपको एक आदत बन जाएगा कि हाँ मैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में हूँ तो मुझे कॉम्पिटिशन की आदत है। तब जब आप जाओगे इंटरनेशनली, जब compete करने जाओगे डिफरेंट कंट्रीज के साथ, तो आपको उतना न्यू कुछ फील नहीं होगा, तब भी आप अच्छे से compete कर पाओगे और एक आपके पास रहेगा एज रहेगा कि हाँ मैंने पहले भी compete किया हुआ है। इस तरह से आप न्यू इनोवेशंस के साथ जा पाओगे, एफिशिएंटली आप वहाँ पे वर्क कर पाओगे, अपनी इम्प्रूवमेंट्स दिखा पाओगे। इसी तरह से 4 फैक्टर्स को अगर हम फोकस करें, 4 फैक्टर्स के थ्रू हम लोग नेशनल एडवांटेज पा सकते हैं, या कह सकते हो जो डोमेस्टिक मार्केट है वो compete कर पाएगी इंटरनेशनल मार्केट में। यहाँ पे 2 फैक्टर्स और हैं जो कि बाद में ऐड किया गया था। इस मॉडल को हम लोग पॉटर्स डायमंड मॉडल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ढेर सारी जो पॉलिसीज बनाती है वो सपोर्ट करती है किसी भी डोमेस्टिक कंपनीज को कि वो बाहर जाके ट्रेड कर सके। तो अब ट्रेडिंग के लिए जो भी सपोर्टिंग आपके पॉलिसीज अगर फॉर्म करें तो उससे क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कि वो बाहर जाके वहाँ पे compete करे, वहाँ पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश करे।
और अगर यही मान लीजिए रूल्स एंड रेगुलेशन एंटी रहे, मतलब लिमिट करे जो हमारी लोकल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको बाहर जाने से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड खींचेगा। अब नेक्स्ट है चांसेस। चांसेस मतलब हो गया, मान लो कुछ नया डेवलपमेंट हो गया टेक्नोलॉजी में, या कुछ ऐसा चांस मिल गया कि अपॉर्चुनिटी मिल गया आपको कि प्रोडक्ट और ज़्यादा बेहतर बन गया, तो वो क्या हो जाएगा, एक आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे देती है कंपेयर टू द वर्ल्ड, कि आप अच्छे से मतलब बाहर में compete कर पाओ। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब कोविड आया हुआ था, जब इंडिया में वैक्सीन बन गया था तो इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज को वहां पे वैक्सीन दिया था, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, मतलब आपने वैक्सीन को बना दिया, एंड वो एक आपके लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया कि हाँ अब सारे कंट्री से पहले आपने बनाया है तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा, एंड आप उसको अपने जितने प्राइस में चाहो आप बेच सकते हो, या कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप उतर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही हो गया आपका, यहाँ पे टोटल 6 फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, जिनको हम लोग सोच के प्लान करके एग्जामिन करके एक कॉम्पिटिटिव एज बना सकते हैं, ताकि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकें। दिस इज द लास्ट वन, माइकल पोर्टर्स वैल्यू चेन। अब वैल्यू चेन में क्या कहा गया है, माइकल पोर्टर्स, ये भी है माइकल पोर्टर का ही, 4 थ्योरीज टोटल दी थी उन्होंने, उसमें से ही एक है ये। इसमें क्या करते हैं माइकल पोर्टर जो है, एक्टिविटीज को जो होता है एक फर्म में जो एक्टिविटीज होता है उसको 2 में डिवाइड उन्होंने किया है। एक है प्राइमरी एक्टिविटी और एक है सपोर्टिंग एक्टिविटी या सेकेंडरी एक्टिविटी भी इसको आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे वैल्यू चेन आप यहाँ पे देख रहे हो, उसका मीनिंग क्या होता है, तो अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग अ कंपनीज एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई एरिया वेयर इट कैन क्रिएट मोर वैल्यू फॉर कस्टमर्स। मतलब एक ऐसा कंपनी का एक्टिविटी है या एरिया आइडेंटिफाई करना है जो कि कस्टमर के लिए एक अलग से वैल्यू क्रिएट कर सके, मोर वैल्यू क्रिएट कर सके और कॉम्पिटिटिव पोजीशन अपना अच्छा बना सके, ठीक है। मतलब एक कंपनी अगर अपना जो है एक कुछ वैल्यू क्रिएट कर सके कस्टमर के लिए, तो वो क्या होगा, उसके बदले में उसका क्या होगा, कॉम्पिटिटिव पोजीशन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बायर्स उन्हीं से सामान परचेज करना चाहेंगे, ठीक है। अब क्या क्या है देखते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। मतलब समझ लो प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल एक ये एक मान लो, वेट अ मिनट, हाँ ये एक फर्म है, ठीक है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ से जितने भी सामान आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल आया या कुछ भी आया, आपका जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए, वो आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आ गया, ठीक है। जितना भी काम जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है या आएगा, रॉ मटेरियल को स्टोरेज प्रोवाइड करना, उसके बाद डेटा कलेक्शन करना, ये सारे चीज इनबाउंड में आ जाते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में। अब ऑपरेशन मतलब मान लो यहाँ पे जो प्रोसेस चलेगा प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो भी प्रोसेस चलेगा वो आपका हो गया ऑपरेशन में। नेक्स्ट है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में क्या हो गया, अब इसमें जो प्रोसेसिंग, ये प्रोडक्ट बनने के बाद जो भी चीजें होंगी, वेयर हाउस में रखा जाएगा, रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाएगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी, ये सारे इस जगह पे आ जाएंगे आउटबाउंड लॉजिस्टिक में। अब ये तीनों चीज तो मेन आपको समझ में आ गया। अब प्रोडक्ट जब भी हम लोग बेचते हैं तो क्या चीज यूज करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, प्रमोशंस करते हैं उसकी, तो वो सारा चीज आ गया। अब आफ्टर सेल भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं आजकल, जैसे हो गया आपका वारंटी कुछ रहा या इंस्टॉलेशन रहा, रिपेयर रहा, तो ये सारी चीजें मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी जरूरत की काम है, मतलब जरूरत वाला काम है प्रोडक्ट के, रॉ मटेरियल से आने से लेके उसके प्रोसेसिंग से लेके उसके बाहर जाने से लेके मार्केटिंग से लेके आफ्टर सेल सर्विसेज तक, इसमें प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। मतलब एक कंपनी प्रोडक्ट के पीछे क्या क्या काम कर रही है वो हो गया, प्रोडक्ट के पीछे क्या क्या काम कर रही है वो हो गया प्राइमरी एक्टिविटी। अब सपोर्टिंग एक्टिविटी में क्या है
कि इस प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट के लिए और क्या क्या एक्टिविटीज फर्म में हो रही है, इसके अलावा प्रोडक्ट बनाने के अलावा क्या क्या काम हो रहा है। तो प्रोक्योरमेंट हो गया, फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज का काम हो गया, फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने में सफल नहीं हो पाओगे अच्छे से, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको रिक्रूट करना, ट्रेन करना, और वो इम्पॉर्टेंट हो गया, तभी जाके वो प्रोडक्ट बन पाएगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन करना है, प्रोसेस डिज़ाइन कैसे करना है, ये सारा चीज़ आ जाता है आपका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। प्रोक्योरमेंट में आ गया आपका सर्विसेज, मशीन्स, फिर एडवर्टाइजिंग, डेटा कलेक्ट करना, ये सब आ गया। तो ये सारी आपकी सपोर्ट एक्टिविटी में आ जाती है, ठीक है। तो 2 एक्टिविटीज़ में यहाँ पे डिवाइड किया, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन इस तरह से आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि माइकल पॉटर की वैल्यू चेन के हिसाब से कौन सी इसमें से जो एक्टिविटीज़ है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। जब आपको याद रहेगा तभी तो आप उसमें से टिक कर पाओगे, ऑप्शंस में से चूज कर पाओगे। तो आपको ये सारे ऑप्शंस याद करके रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो इन्हीं सब सर्विसेज को किस तरह से हम लोग अरेंज करें कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट लाए, किस तरह से हम लोग को इसका ध्यान रखना है, जिससे कि हम लोग एक वैल्यू ऐड कर सके कस्टमर्स के एक्सपीरियंस में, या उनके बाइंग एक्सपीरियंस में, या आप कह सकते हो आफ्टर बाइंग एक्सपीरियंस में, ताकि कस्टमर आपके पास से सामान खरीदने आए। इस चीज़ के थ्रू हम लोग ये चीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम लोग ये जो भी स्ट्रैटेजीज है वो इस पे फोकस करके अगर बनाए तो क्या हो जाएगा कि हमें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है मार्केट में। तो हम लोगों ने 5 थ्योरीज पढ़ा। एक थ्योरी था जो लायमन पॉटर का था, जो कि मोटिवेशन का था। बाकी 4 थ्योरीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की थी, अलग अलग चीज की थी। पहली 5 कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थी, उसके बाद 3 स्ट्रैटेजीज वाली थी, उसके बाद एक नेशंस के लिए जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे होगा वो था, उसके बाद ये वैल्यू चेन वाला था। तो आपको ये सारे थ्योरीज याद करके रखना है। इसके लिए भी मैं कुछ जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस है वो आपसे डिस्कस करूंगी, जैसे मैंने मोटिवेशन थ्योरी का किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो उसमें भी। और इसके अलावा नेक्स्ट मैं देखती हूँ कि और कोई थ्योरीज अगर लेफ्ट ओवर है तो वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। So that's it for today's video. Thank you for watching and stay tuned for more such video. If you like the video, then please like, share and subscribe. Thank you for watching.